देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। आज बात करेंगे योगी के राजधर्म की, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में भगवा प्लान की। आपको बताऊंगी योगी कैसे अपना राजधर्म निभाते हैं और योगी ने क्यों कहा कि मुसलमानों को हिंदुओं से सीखना चाहिए। सड़क पर नमाज का समर्थन करने वालों पर योगी आदित्यनाथ ने कैसे जवाब दिया। वक्फ को लेकर योगी का स्टैंड क्या है, वक्फ बिल कब और किस वक्त पेश होगा, इसकी डेट शीट भी आ गई है, कौन कितना बोलेगा इसकी रूपरेखा भी फाइनल हो गई है। बिल को पास कराने की मोदी सरकार की क्या तैयारी है, विरोधी बिल को रोकने की कैसे प्लानिंग कर रहे हैं, वो भी आपके सामने रखूंगी। बात होगी उत्तराखंड से लेकर मध्य प्रदेश तक बीजेपी के भगवा प्लान की और फिर आखिर में बात होगी पास्टर बजिंदर की। यीशु यीशु करने वाला स्वघोषित पादरी बजिंदर सिंह कैसे जीवन भर के लिए सलाखों के पीछे चला गया। तो तमाम खबरें, लेकिन सबसे पहले बात होगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। योगी ने उन सभी लोगों को आज जवाब दे दिया है जो ये कहा करते थे कि जब सड़क पर कांवड़ यात्रा हो सकती है तो फिर सड़क पर नमाज क्यों नहीं हो सकती है। दरअसल ईद और अलविदा जुमा की नमाज को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस ने आदेश जारी किया था कि कहीं भी सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, जिसके बाद मुस्लिम धर्मगुरु, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को तो मौका मिल गया। तमाम विपक्षी पार्टियां योगी सरकार के फैसले पर सवाल उठाने लगी, कहने लगे कि जब सड़क पर कांवड़ यात्रा निकाली जा सकती है तो फिर ईद की नमाज क्यों नहीं पढ़ी जा सकती। आज योगी आदित्यनाथ ने इसका जवाब दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज दुनिया को बता दिया कि सड़क पर कांवड़ यात्रा क्यों निकाली जा सकती है और सड़क पर नमाज क्यों नहीं पढ़ी जा सकती। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान सनातनी हरिद्वार से गंगा जल लेकर गाजियाबाद और उसके आसपास के इलाकों से आते हैं, ऐसे में यात्रा सड़क पर तो होगी ही। साथ ही यह भी बताया कि नमाज के अलावा मुसलमानों के दूसरे परंपरागत जुलूस पर भी उन्होंने कोई रोक नहीं लगाई। मसलन मुहर्रम पर ताजिया पहले की तरह आज भी सड़क पर ही निकाली जाती है और निकाली जाएगी। तुलना कर रहे हैं कांवड़ यात्रा की। कांवड़ यात्रा हरिद्वार से लेकर के और गाजियाबाद तक या उन क्षेत्रों में जाती है तो सड़क पे ही चलेगी। क्या हमने किसी परंपरागत मुस्लिम जुलूस को कभी रोका? कभी नहीं रोका। मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं। हाँ, ये जरूर कहा कि भाई ताजिया की साइज थोड़ा छोटा करिए, इसलिए करिए क्योंकि तुम्हारी सुरक्षा के लिए हाई टेंशन तार होंगे, हाई टेंशन तार बदलेंगे नहीं तुम्हारे लिए, उसके साइज कम करो क्योंकि हाई टेंशन की चपेट में आओगे मर जाओगे। और यही होता है। कांवड़ यात्रा में भी कई लोग कांवड़ यात्रियों में भी उनको बोला जाता है डीजे की साइज छोटा करो, और जो नहीं करता उसमें हम लोग सख्ती करते हैं। कानून तो सबके लिए बराबर लागू किया जा रहा है, तो आप कैसे तुलना कर दे रहे हैं फिर उसको। ईद में कौन सा प्रदर्शन करेंगे आप? घंटों सड़क जाम करेंगे नमाज पढ़ने के नाम पे, और नमाज पढ़ने की जगह आपके ईदगाह होगा, आपका मस्जिद होगा, सड़क नहीं हो सकती है। आपने सुना, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि मुहर्रम का जुलूस पहले भी सड़क पर निकाला जाता था, आज भी सड़क पर ही निकलता है। केवल उनकी सरकार ने ताजिया की हाइट को कम कराया ताकि हादसा ना हो। योगी ने यह भी बताया कि अगर ताजिया की हाइट कम कराई तो कांवड़ यात्रा में निकलने वाले डीजे की हाइट को भी कम कराया गया। फिर सवाल ये उठता है कि जब मुहर्रम हो सकता है तो फिर नमाज की इजाजत क्यों नहीं मिली। मस्जिद से बाहर सड़क पर नमाज अगर हो जाती तो क्या हो जाता। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसका भी जवाब दिया। उन्होंने मुसलमानों को हिंदुओं से सीखने की सलाह दे दी। उन्होंने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ में 66 करोड़ से ज्यादा सनातनी जुटे, लेकिन एक भी हिंसा की घटना नहीं हुई, एक भी लूट या छिनौती की वारदात नहीं हुई, कहीं आगजनी या तोड़फोड़ नहीं की गई। सड़क चलने के लिए होती है, और जो लोग ये बोल रहे हैं ना, उनको हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। 66 करोड़ लोग प्रयागराज में आए, देश की आधी जनता, और 66 करोड़ लोग, कहीं कोई लूटपाट नहीं, कहीं कोई आगजनी नहीं, कहीं कोई छेड़खानी नहीं, कहीं कोई तोड़फोड़ नहीं, कहीं पे कोई अपहरण नहीं। ये होती है अनुशासन, यह है धार्मिक अनुशासन। श्रद्धा भाव के साथ आए, महास्नान में भागीदार बने, फिर अपने गंतव्य की तरफ चले गए। पर्व और त्योहार
या कोई इस प्रकार के कार्यक्रम उच्छृंखलता और उदंडता करने के माध्यम नहीं बनने चाहिए। अगर आपको सुविधा चाहिए तो उस अनुशासन को भी मानना सीखें। अब आपके मन में भी ये सवाल तो उठ ही रहा होगा कि आखिर योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों को महाकुंभ से सीखने की नसीहत क्यों दी। इसके पीछे एक कारण है, क्योंकि पिछले साल संभल में जो हिंसा हुई थी उस दिन जुमा था और जुमे की नमाज के बाद ही हिंसा भड़की थी। आगजनी, तोड़फोड़ और फायरिंग हुई थी। यानी मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठा तो हुए थे धर्म के लिए, लेकिन वो भीड़ उपद्रव में कन्वर्ट हो गई। इसलिए तो योगी ने महाकुंभ का एग्जाम्पल देकर हिंदुओं से सीखने की अपील की और बताया कि कैसे महाकुंभ को कामयाब बनाना उनके लिए एक टफ टास्क था। महाकुंभ के बारे में देश और दुनिया में जो आकर्षण बढ़ा वो हमारी अपेक्षा से कहीं ज्यादा था। हम ये मानते थे कि 40 करोड़ तक श्रद्धालु वहां पहुंचेंगे, क्योंकि 2019 में प्रयागराज कुंभ के साथ जुड़ने का हमें अवसर प्राप्त हुआ था और उस समय लगभग 24 करोड़ श्रद्धालु वहां आए थे। इस बार हम लोगों ने 40 करोड़ का एक मान करके 45 दिन के इस कार्यक्रम में हम लोग ये मानते थे कि जो व्यवस्था थी वह तो 40 करोड़ के लिए थी। पार्किंग का स्पेस, अन्य जो सुविधाएं थी, उसमें हमें थोड़ा वहां पे रेलवे स्टेशन में जो होर्डिंग एरिया थे, बस स्टेशन पर जो होर्डिंग एरिया थे, अन्य जनपदों में, क्योंकि जब यहाँ भीड़ होती थी तो हमें अगल बगल के जनपदों में भी होर्डिंग एरिया बना करके लोगों को रोकना पड़ता था, श्रद्धालुओं को रोकना पड़ता था। प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों के सामने टारगेट दिया था कि कुंभ दिव्य और भव्य बनाने के लिए आवश्यक है कि स्वच्छता और सुरक्षा के साथ साथ हमें उसको डिजिटल फॉर्म में भी लाना होगा। प्रयागराज आने वाले सभी श्रद्धालुओं की मैपिंग हो सके, फेस रिकॉग्निशन के माध्यम से आप एक एक को हेड काउंट कर सकें, किसी भी ऐसी घटना को जो सुरक्षा में सेंध लगा सकें, लगाने की फिराक में हो, उसको चिन्हित कर सकें। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, एआई का इस्तेमाल करते कैसे कर सकते हैं, इसके लिए काम करना। तो इन चीजों को पहली बार कुंभ में इस्तेमाल किया गया, महाकुंभ के आयोजन में इसका इस्तेमाल किया गया और परिणाम सबके सामने है। एक एक हेड को काउंट करने की हमारे पास तकनीक आई जो इससे पहले कम हुआ करती थी। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सारी चीजें होने के नाते 60,000 से अधिक श्रद्धालुओं को जो भूले भटके थे, अपने परिवारजनों से बिछड़ गए थे, उनके घर वालों तक पहुंचाने में मदद भी मिली। तो ये सारी चीजें देखने को मिली और मेरा मानना है कि अच्छे कार्य में चुनौती तो आएंगी, लेकिन जब चुनौती का फेस करके हम आगे बढ़ते हैं तभी सफलता का मजा भी। प्रयागराज में 45 दिनों तक चले महाकुंभ ने देश और दुनिया के सनातनियों को एक धागे में पिरोया। साथ ही उत्तर प्रदेश में 5 आध्यात्मिक गलियारों का रास्ता भी खोला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, जैसे प्रयागराज आने वाले सनातनी विंध्याचल जाकर माता विंध्यवासिनी के दर्शन कर रहे थे और फिर काशी विश्वनाथ के दर्शन करने गए। दूसरा कॉरिडोर जो प्रयागराज टू अयोध्या टू गोरखपुर रहा, इसमें लोग प्रयागराज में स्नान करने के बाद अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन कर रहे थे और फिर वहां से गोरखपुर तक की यात्रा कर रहे थे। तीसरा गलियारा प्रयागराज से राजापुर होते हुए चित्रकूट तक का था। चौथा प्रयागराज से लखनऊ होते हुए नैमिषारण्य का और 5वां गलियारा प्रयागराज से मथुरा, वृंदावन और शुकतीर्थ गलियारा। यानी कि महाकुंभ ने कैसे उत्तर प्रदेश के धार्मिक टूरिज्म की तस्वीर बदल कर रख दी, आप खुद सुने। प्रयागराज आ रहा था वो विंध्यवासिनी धाम मिर्जापुर जाता था, बाबा विश्वनाथ धाम काशी जाता था, अयोध्या आता था, गोरखपुर जाता था, चित्रकूट जाता था, नैमिषारण्य जाता था या मथुरा वृंदावन जाता था। तो यहां का जो प्रेशर था वो प्रेशर हमें उन क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा था, क्योंकि पहले तो होता क्या था, कुंभ का आयोजन होता था तो कुंभ के आयोजन में लोग केवल यहीं पे प्रयागराज आकर के निकल जाते थे। लेकिन इस बार 5 नए आध्यात्मिक सर्किट बने हैं यूपी के अंदर कुंभ के बहाने, महाकुंभ के बहाने।
एक प्रयागराज विंध्यवासिनी धाम और काशी, दूसरा प्रयागराज से अयोध्या गोरखपुर, तीसरा प्रयागराज से महर्षि वाल्मीकि की साधना स्थली लालापुर, संत तुलसीदास जी की जन्मस्थली राजापुर और चित्रकूट का, चौथा प्रयागराज से लखनऊ और नैमिषारण्य का, और पांचवा लखनऊ से वृंदावन मथुरा के तीर्थों के साथ साथ सुख तीर्थ का। ये सभी जगह श्रद्धालुओं के पार भीड़ थी, तो उन सबके लिए व्यवस्था वहां भी देखना। महाकुंभ के दौरान मौनी अमावस्या के मौके पर भगदड़ मच गई थी। इसमें 30 लोगों की मौत हो गई थी। इसे लेकर विपक्ष योगी सरकार पर आक्रामक रही। विपक्ष का आरोप रहा कि भगदड़ के दौरान मरने वालों का आंकड़ा छिपाया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज इसका भी खुलकर जवाब दिया। उन्होंने बताया कि भगदड़ कैसे और क्यों मची थी और उनकी सरकार ने उस दौरान क्या किया था। आपने देखा होगा, रात्रि को घटना घटित होती है 28-29 की रात्रि को। उस समय कुंभ क्षेत्र में और प्रयागराज सिटी के अंदर भी मिलाकर के लगभग 5 करोड़ श्रद्धालु हैं, लेकिन 15 मिनट के अंदर घटना घटित होती है। लेकिन ग्रीन कॉरिडोर बनाने से लेकर के घायल लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाने में पब्लिक ने बड़ा सपोर्ट किया। अक्सर होता है जब कोई घटना घटित होती है तो लोग उत्तेजित होते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, नहीं, उसके विपरीत सभी ने बहुत अच्छे सहयोग से उन्हें हॉस्पिटलाइज पहुंचाया। फिर हॉस्पिटल में जो घायल थे मैं उनसे मिलने के लिए गया था। मैं भौचक था कि उन लोगों ने जो मुझे वहां वो लोग कहते थे कि साहब इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है, तो जो है हम लोग स्नान करके लेटे हुए थे। अच्छा, हमें पुलिस ने 1-2 बार उठाया भी, लेकिन फिर हम इस मोह में कि साहब अभी जब अखाड़े जाएंगे 4 बजे से स्नान करने के लिए तो उनके साथ अखाड़े के साथ हम भाग ले लेंगे, उसमें हम लोग इस धोखे में इसकी चपेट में आ गए। लेकिन इसमें आप किसी के खिलाफ कार्रवाई मत करना। अरे हमने कहा देखो पहले जांच होने दीजिए, आप पहले स्वस्थ होइए। खैर मुझे ये लगा कि भाई दुखद मौत 29 लोगों की हुई, लेकिन बाकी शेष जो लोग घायल थे उन सब को सकुशल उनके घरों तक, उनके परिवारजनों तक पहुंचाया। देखिए विपक्ष को तो हर एक चीज में, देखिए विपक्ष तो जब हम महाकुंभ के कार्यक्रम को आयोजित कर रहे थे तब भी वह आरोप लगाता था, जैसे कि इतना विस्तार देने की आवश्यकता क्यों है। आप मुझे बताइए, अगर विस्तार नहीं देते क्या इतना बड़ा आयोजन हो पाता। फिर हमने जब पेंटून ब्रिज लगाए, 30 पेंटून ब्रिज बनाए। आप याद करिए 2013 में जब कुंभ का आयोजन था, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उन्होंने कुल मुझे लगता है कि 12 से 15 पेंटून ब्रिज लगाए थे। कोई भी उन्होंने वहां पे अस्थाई घाट नहीं बनाया था, कोई कॉरिडोर नहीं बनाए थे, कोई भी ऐसी सुविधा नहीं दी थी जिससे श्रद्धालु जनों को स्वच्छता के बारे में या वहां की सुरक्षा के बारे में बेहतर अनुभव लेकर के जाएं। अविरल और निर्मल गंगा मिले, इसके लिए भी कोई इंतजाम सरकार ने नहीं किया था। पहली बार इन सब का आनंद लोगों ने लिया, तब भी ये लोग उंगली उठा रहे थे। और इनकी मानसिकता उसी से समझी जा सकती थी कि ये मानते थे कि सैकड़ों में मौतें हों, क्योंकि इनके समय में मौतें उसी प्रकार से होती थी। महाकुंभ की सफलता के लिए योगी की जितनी प्रशंसा हो रही है, उतना ही योगी का बुलडोजर मॉडल भी सुपर हिट है। अब उत्तर प्रदेश ही नहीं, योगी की स्टाइल में बीजेपी शासित कई राज्यों में बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। आखिर योगी को बुलडोजर चलवाने की जरूरत क्यों पड़ती है? योगी ने इससे लेकर भी क्लियर कट जवाब दिया। योगी ने कहा कि पब्लिक की सेफ्टी उनके लिए सबसे ऊपर है, इसके लिए कानून का राज पहली शर्त है। कानून के राज के लिए उनकी सरकार प्रतिबद्ध है और बुलडोजर केवल वहीं चलता है जहां अतिक्रमण होता है, और हम बुलडोजर का सही इस्तेमाल करना सीख गए हैं। हर हाल में लोगों को सुरक्षा मिलनी चाहिए और एक शांत और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनना चाहिए।
और कानून का राज की पहली शर्त है सुरक्षा, और उसको लेकर के सरकार प्रतिबद्ध है। और उसी के अनुसार हमने जो यूपी की आवश्यकता थी वही हमने यूपी के अंदर लागू किया। कहीं अतिक्रमण होता है तो उसको खाली कराने के लिए उसी का इस्तेमाल होता है। तो बुलडोजर यह इंफ्रास्ट्रक्चर को भी दे सकता है और साथ साथ अतिक्रमण को भी हटा सकता है, और मुझे लगता है कि उसका इस्तेमाल बेहतर तरीके से हम लोगों ने करना सीखा। अखिलेश यादव से लेकर योगी के तमाम विरोधी उनके और मोदी के रिश्ते पर अक्सर तंज कसते नजर आते हैं। अखिलेश बार बार केंद्र और योगी के बीच दरार पैदा करने की कोशिश करते हैं। योगी ने आज बता दिया कि विरोधी कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, मोदी और योगी मिलकर यूपी के लिए है उपयोगी। भेद होने की बात ही कहां से आ जाती है? मैं आखिर यहां पे पार्टी की कारण ही बैठा हूं ना। एक, अगर केंद्रीय नेताओं के साथ मतभेद करके क्या मैं यहां बैठा रह सकता हूं? एक। दूसरी बात है टिकट का वितरण, यह पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है, और पार्लियामेंट्री बोर्ड में सब पे चर्चा, सबके विषय में चर्चा होती है, बाकायदा स्क्रीनिंग के माध्यम से वहां पहुंचती है बातें। तो बोलने के लिए कोई कुछ भी बोल सकता है, किसी का मुंह आप बंद थोड़े कर सकते हैं। जब आपको मुख्यमंत्री चुना गया 8 साल पहले, तो आपने बयान दिया था कि आप जो भी हैं, आप जो इस पद पर पहुंचे हैं, वो मोदी जी और जो केंद्रीय जो नेता हैं उनकी वजह से आप पहुंचे हैं। उनके हाथ पकड़ के उन्होंने सब कुछ आपको सिखाया, राजनीति सिखाई, और तब जाके यहाँ पे पहुंचे हैं। तो अब 8 साल के बाद आपको इतना एक्सपीरियंस है और इतना आपने कामयाबी हासिल की है, तो आप अपना रिश्ता किस तरह देखते हैं मोदी जी के साथ, अमित शाह जी के साथ और बाकी केंद्रीय नड्डा जी के साथ? जो 8 साल थे पहले थे वही रिश्ते आज भी हमारे लीडर हैं वो, और लीडर के रूप में हम लोग आज भी उनको वही सम्मान देते हैं। योगी ने इस समय देश के सबसे हॉट टॉपिक वक्फ पर भी बात की। कल संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश होगा। योगी ने वोट बैंक के लिए वक्फ बिल का विरोध कर रहे नेताओं को करारा जवाब दिया। योगी ने कहा कि वक्फ बोर्ड की तरफ से पब्लिक वेलफेयर के लिए कोई काम नहीं हुआ है। वक्फ बोर्ड व्यक्तिगत स्वार्थ का अड्डा है और केवल चंद लोग लूट खसोट में लगे रहते हैं। साथ ही वक्फ बोर्ड सरकारी जमीन पर कब्जे का माध्यम है। देखिए, हर अच्छे कार्य का विरोध होता है, वैसे ही वक्फ संशोधन विधेयक पर भी ये हो हल्ला हो रहा है। लेकिन मैं कहता हूं जो हो हल्ला कर रहे हैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कोई ऐसा काम वक्फ बोर्ड के माध्यम से किया हो जो वेलफेयर का हो। छोड़िए, सब समाज की बात छोड़िए, मुस्लिम समाज का ही कोई कल्याण किया हो उस प्रॉपर्टी का। ये व्यक्तिगत स्वार्थ का एक अड्डे बने हुए हैं। चंद लोगों के लिए लूट खसोट के अड्डे बने हुए हैं। किसी भी सरकारी प्रॉपर्टी पर जबरन काबिज करने का एक माध्यम बना हुआ है। और रिफॉर्म इस समय की मांग है। हर रिफॉर्म का विरोध होता है, लेकिन देश काल और परिस्थिति के अनुसार हमें उस प्रकार के रिफॉर्म के लिए तैयार होना चाहिए। और मुझे लगता है कि इसका लाभ मुस्लिम समाज को भी होगा, और जिसके कारण बहुत बार कानून व्यवस्था के संकट खड़ा होता है, उससे भी लोगों को मुक्ति मिलेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि वक्फ कानून में संशोधन क्यों जरूरी है। योगी ने इसके लिए मंदिर का भी उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि मंदिर के पास ना तो उतनी जमीन है, ना ही उतनी संपत्ति जितने वक्फ के पास है। फिर भी मंदिर लोक कल्याण के काम करती है, लेकिन वक्फ वाले तो मुसलमानों का ही भला नहीं कर पा रहे। आप हिंदू मठ मंदिर को देखते होंगे, देख रहे हैं, अपने जो भी सीमित साधन है उससे वह हर प्रकार के वेलफेयर के काम को करता है। साधन सीमित हैं, गवर्नमेंट के सपोर्ट बहुत कम सपोर्ट, ना के बराबर सपोर्ट है, लेकिन वह स्कूल भी चलाता है, गौशाला भी चलाता है, संस्कृत पाठशाला भी चलाता है, यज्ञशाला भी चलाता है, अन्नपूर्णा यानी अन्न क्षेत्र भी चलाता है, मेडिकल कॉलेजेस भी चलाते हैं, वहाँ पे हॉस्पिटल भी चलाते हैं,
और भी अन्य तमाम अच्छे इंस्टीट्यूशंस संचालित करते हैं, गरीब बच्चों के लिए स्कॉलरशिप देते हैं, उन्हें हर प्रकार की सुविधाएं देते हैं। किसी वक्फ बोर्ड ने कभी ऐसा काम किया है क्या? जबकि हिंदू धर्मस्थलों की तुलना में इनके पास जो प्रॉपर्टी है वो कई गुना ज्यादा है, कई गुना ज्यादा है। और जिस प्रॉपर्टी को ये कह देंगे कि वक्फ की प्रॉपर्टी, वो उनकी मान ली जाती थी। ये कहां का न्याय है जी? आप जबरन उनको जो है एक आपने विशेषाधिकार दे दिया उन लोगों को। तो ये प्रिविलेज कंट्रोल होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए किसी प्रॉपर्टी पे कब्जा करने की प्रवृत्ति, और हिसाब किताब होना चाहिए, ऑडिट होना चाहिए। उस पैसे का उपयोग कहां हुआ है, कितने वेलफेयर के काम हुए हैं। आप छोड़िए और समाज की, मुस्लिम समाज में क्या किया है कुछ करके बताओ ना। अब आपको वक्फ बिल की पूरी टाइमलाइन दिखाती हूं। 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में बिल पेश करने के बाद जेपीसी में भेजा गया। 22 अगस्त 2024 को 31 मेंबर वाली ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की पहली बैठक हुई। वहीं 29 जनवरी 2025 को जेपीसी की आखिरी बैठक में रिपोर्ट को मंजूर किया गया। 30 जनवरी को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने स्पीकर को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। 13 फरवरी को जेपीसी की ड्राफ्ट रिपोर्ट संसद में पेश की गई। 27 फरवरी 2025 को संशोधित ड्राफ्ट बिल को मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिली। जेपीसी में विपक्ष के भी सांसद थे। इसके बावजूद वोट बैंक के लिए विपक्षी नेता लगातार मुसलमानों को भड़काने के काम में लगे रहे। वो यही कर सकते हैं, डॉग विसिल पॉलिटिक्स के उस्ताद लोग हैं। वक्फ की संपत्ति में थोड़ा घालमेल है, इसकी बड़ी चिंता है उनको, ऐसा उन्होंने कहा है। तो इस देश में संपत्ति का संकेंद्रण 5% लोगों के हाथ में है, और संविधान की धारा 38(2) और 39(c) कहती है इसको खत्म करो। उस पर कब बिल ला रहे हैं किरण रिजिजू जी, या सिर्फ डॉग विसिल पॉलिटिक्स होगी? आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? मैंने कह दिया, यही स्टैंड है। लोकसभा में मौजूदा ताकत अगर हम देखें तो सरकार आसानी से बिल को पास करा लेगी, लेकिन एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी इस बिल का विरोध कर रहे हैं और उनका कहना यह है कि यह बिल संवैधानिक नहीं है। उन्होंने कहा कि इस बिल को मुसलमानों के खिलाफ बनाया गया और कहा कि इसमें मुस्लिमों की जमीन छीन ली जाएगी। ये वक्फ बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये वक्फ बिल आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, 26, 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ बिल नहीं है, बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल है ये। और अगर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी इसकी तायीद करेंगे तो वो अपने पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, या जो भी उनके है नैरो रीजन तायीद कर रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार की, ये बात साबित हो जाएगी कि वो मुसलमानों की मस्जिदों को, दरगाहों को, खानखाहों को, इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टीज को और लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करेंगे तो एनक्रोचर्स को रिवॉर्ड करेगी। तो वो उसकी ये सपोर्ट कर रहे हैं। उनको ये देखना चाहिए कि ये सपोर्ट तो कर रहे हैं, मगर क्या आप 5 साल के बाद जब जाएंगे जनता के पास, क्या जवाब देंगे उनको? अब तो बिहार का चुनाव भी है। एक ही मकसद है, मुसलमानों से नफरत, और इस देश में हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के तहत ये एक प्रोजेक्ट है जिससे मुसलमानों को उनके रिलीजन से दूर करना, रिलीजियस प्रॉपर्टीज को छीन लेना। हमारा डिमांड एक ही है कि जो चीजें हिंदू धर्म के लिए, एंडोमेंट बोर्ड के लिए सही है, यहां पर गलत कैसे हो रही है वो? इनको सोचना चाहिए चंद्रबाबू नायडू को। अभी वक्त है उनके पास है, सोचना चाहिए कि आप क्या बर्बाद करने का पूरा सहूलत दे रहे हैं बीजेपी को आप। अब सरकार के पास कितनी ताकत है, विरोधियों के पास कितना दम है, वक्फ के नाम पर कौन लीड कर रहा है, कौन पिछड़ रहा है, वो आपको दिखाते हैं। वक्फ बिल के समर्थन में मोदी के पास 293 सांसद हैं, तो वहीं विरोधियों के पास 239 सांसद हैं, जबकि वाईएसआर कांग्रेस के 4 सांसद निर्दलियों के साथ। इनकी स्थिति अभी साफ नहीं है। ये किनके साथ जाएंगे अभी ये कहा नहीं जा सकता। सरकार हर बिल को टेबल करता है, वह बिल को भी टेबल करेगा। जयराम रमेश तो कह रहे हैं कि एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है ये।
गारंटी कोई संविधान के विरुद्ध सदन के अंदर में कोई बिल नहीं आता है, ये कांग्रेस को समझना चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि बिल संसद में पेश हो रहा है इसलिए संवैधानिक है, तो वहीं कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ये कहते हैं कि बिल असंवैधानिक है। उसके अंदर इतनी खामियां हैं, अगर ये वहां बोलने का मौका देंगे तो सारी चीजें देश के सामने भी आएंगी। हम बाहर तो बोल ही रहे हैं, वो पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है। उसके वो संविधान की कई धाराओं के ऊपर ओवरलैपिंग कर रहा है। संविधान की धाराओं के ऊपर ओवरलैपिंग नहीं की जा सकती। हमारे अधिकारों का संरक्षण जो संविधान ने हमें दिया है उसके ऊपर वो बुलडोज कर रहा है। भी दिए थे और हमने तमाम चीजें दी थी और हमारी तमाम चीजों को दरकिनार किया गया। विपक्ष को पूरी तरीके से क्रश किया जा रहा है, विपक्ष को बोलने नहीं देते। मोदी सरकार को वक्फ बिल को संसद के दोनों सदनों में पास कराना होगा। लोकसभा में नंबर गेम तो सरकार के पास है। अगर लोकसभा से बिल पास हो जाएगा तो फिर उसे राज्यसभा में लाया जाएगा। सवाल ये उठता है कि क्या राज्यसभा में सरकार के पास पूरे नंबर हैं? तो वो भी आप देखें। आपको बता दें, राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 236 है और बहुमत के लिए 119 वोट की जरूरत है। राज्यसभा में बिल के समर्थन में 125 सांसद हैं। इनमें 98 तो खुद बीजेपी के ही हैं। उनके सहयोगी दलों के 19 सांसद, मनोनीत सदस्य 6 और निर्दलीय 2 सांसद भी सरकार के साथ हैं। जबकि बिल के विरोध में कांग्रेस के 27, अन्य दलों के 60 सांसद। राज्यसभा में भी वाईएसआर कांग्रेस, बीजेडी और 9 अन्य सांसदों का स्टैंड क्लियर नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी बिल का विरोध कर रही है, ये तय है। इन्होंने अभियान चला के देश भर में जितनी वक्फ की प्रॉपर्टीज थी उसके सारे कागजात वगैरह चेक करके, सर्वे करके, जो भी रिपोर्ट इनके पास आई उसको ये ऑनलाइन कर चुके हैं। तो ये बिल किस लिए ला रहे हो? देश में नफरत फैलाने के लिए। लोगों का ध्यान बेरोजगारी से, अशिक्षा से, महंगाई से, डॉलर की मजबूती और रुपए की गिरती कीमत से हटाने के लिए, एमएसपी की गारंटी के मुद्दे से हटाने के लिए किस लिए ला रहे हैं आप ये कानून? देश में नफरत फैलाने के लिए ये बिल लाया जा रहा है, झगड़ा कराने के लिए। इस बिल के पीछे बीजेपी का कोई मकसद नहीं है। इस देश के नौजवान बेरोजगारों को गली गली, मोहल्ले मोहल्ले झगड़ा कराने में लगाना, इसलिए ये बिल लेके आ रहे हैं। और एक बात और जान लेना कि आज ये बिल वक्फ के खिलाफ आ रहा है, कल को ये बिल मंदिर के खिलाफ आएगा, कल को ये बिल गुरुद्वारे के खिलाफ आएगा, कल को ये बिल चर्चेज के खिलाफ आएगा। यह है विरोध, करेगी क्या? लेकिन जब टेबल होगा तब भी करेंगे। हमने तो इसका बिल का विरोध किया है। ये बिल पेश होने से केवल एक दिन पहले शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत एनडीए में फूट डालने की कोशिश में लगे हुए हैं। संजय राउत का कहना है कि बीजेपी के अलायंस पार्टनर ही बिल को लेकर भ्रमित हैं। बीजेपी पहले उन्हें समझाएं। अपने जो साथी है, अलायंस पार्टनर है, जनता दल यूनाइटेड है, चिराग पासवान की पार्टी है, तेलुगु देशम है, अपना दल, ऐसे जो अपने पार्टी है वो क्यों भ्रमित हो गए इस बिल के ऊपर, वो पहले देखिए, बाद में और लोगों की बात करिए। पूरे देश में वक्फ बोर्ड में बदलाव की तैयारी है तो उत्तराखंड में जगहों के नाम बदले जा रहे हैं। चैत्र नवरात्र के मौके पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐलान किया है। मुगल काल से जुड़े हुए नामों के निशान मिटाने की दिशा में पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा कदम उठाया है। धामी ने उत्तराखंड के 4 जिलों के 15 जगहों का नाम बदलने का ऐलान किया और जिन जगहों के नाम बदले गए हैं उनमें हरिद्वार, औरंगजेबपुर, देहरादून का मियांवाला, नैनीताल का नवाबी रोड भी शामिल है। हरिद्वार के औरंगजेबपुर अब शिवाजी नगर के तौर पर जाना जाएगा, तो वहीं देहरादून के मियांवाला इलाके की पहचान रामजीवाला के रूप में होगी। नैनीताल के नवाबी रोड का नाम अटल मार्ग किया गया है। मुगलकालीन समय से जुड़े हुए तमाम नामों की निशानी मिटाने की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी। यूपी में 2 जिलों के नाम बदले गए। कई शहरों में चौक चौराहों के नाम मुगल काल से हटाकर देश के बड़े नेताओं और राष्ट्र नायकों के नाम पर कर दिए गए। अब उत्तराखंड में भी इसकी शुरुआत हुई है। धामी सरकार ने 15 जगहों के नाम एक झटके में बदल दिए।
उत्तराखंड में जो नाम बदले गए हैं उनमें सबसे ज्यादा 8 नाम हरिद्वार जिले के हैं। हरिद्वार जिले के औरंगजेबपुर, गाजीवाली, चांदपुर, खानपुर, इदरीशपुर, अकबरपुर, फाजिलपुर, मोहम्मदपुर जट और खानपुर कुरसली गांव के नाम बदले गए हैं। इसके अलावा देहरादून जिले की 4 जगहों को भारतीय नाम दिए गए हैं। इन नामों को जो बदला गया है उनमें मियांवाला, पीरवाला, चांदपुर खुर्द और अब्दुल्लापुर शामिल हैं। नैनीताल जिले के नवाबी रोड और पंचक्की से ITI मार्ग के नाम बदले गए हैं। उधम सिंह नगर के सुल्तानपुर पट्टी का नाम भी बदल दिया गया है। लोगों को लंबे समय से प्रतीक्षा थी कि वहाँ के नाम वहाँ की जनभावनाओं के अनुरूप होना चाहिए, वहाँ की संस्कृति के अनुरूप होना चाहिए, वहाँ के जो हमारी संस्कृति है उसके अनुरूप होने चाहिए। साथ ही जो हमारे उन क्षेत्रों के महापुरुष रहे हैं या उनका उस क्षेत्र में उस प्रकार की संस्कृति में योगदान रहा है, ऐसे नाम और राज्य का जो हमारा स्वरूप है देवभूमि के अनुरूप होने चाहिए। तो लोगों की जनभावनाओं के अनुरूप सभी के जो सुझाव आए थे उसके अनुरूप इन नामों की घोषणा की गई है, जिसका लोगों ने स्वागत किया है। धामी ने दूसरी बार CM बनने के बाद ताबड़तोड़ ऐसे फैसले लिए हैं जिससे उन्हें पूरे देश में सुर्खियां मिली हैं। साथ ही उन्होंने अपने कदमों से उत्तराखंड को हिंदुत्व की नई प्रयोगशाला के रूप में भी स्थापित कर दिया है। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। अब उत्तराखंड में शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो गया है। विवाह और तलाक के अलावा लिव इन रिलेशनशिप हो, गोद लेने या फिर उत्तराधिकार का मामला हो, नए कानून लागू हो चुके हैं। इसके बाद उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ एक्शन तो चल ही रहा है। इधर 3 जिलों में अब तक कुल 146 से ज्यादा मदरसों को सील भी किया जा चुका है। पुष्कर सिंह धामी ने एक झटके में 4 जिलों में 15 नामों को बदल दिया है। धामी सरकार ने जिन गांवों या जगहों का नाम बदला है वो सभी मुस्लिम नाम से जाने जाते थे या मुगल काल की याद दिलाते थे। अब उनकी जगह महापुरुषों का नाम रखा गया है। हरिद्वार का औरंगजेबपुर अब शिवाजी नगर कहलाएगा। गाजीवाली अब आर्य नगर के नाम से जाना जाएगा। हरिद्वार के चांदपुर को नया नाम ज्योतिबा फूले नगर दिया गया, तो मोहम्मदपुर जट का नाम मोहनपुर जट कर दिया गया। खानपुर कुरसली अब अंबेडकर नगर कहलाएगा, तो इदरीशपुर को नंदपुर के नाम से बदला जाएगा। खानपुर अब श्री कृष्णपुर कहलाएगा, तो अकबरपुर फाजिलपुर का नाम बदलकर विजयनगर कर दिया गया है। अखिलेश यादव ने उत्तराखंड में नाम बदलने पर चुटकी ली है। उत्तराखंड का नाम भी उत्तर प्रदेश 2 कर दीजिए। बहुत सारी जगहों के नाम बदले, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का नाम भी उससे जोड़ दीजिए उत्तराखंड का। हरिद्वार ही नहीं, देहरादून जिले के भी 4 जगहों के नाम बदले गए हैं। देहरादून का मियांवाला रामजी वाला अब कहलाएगा। पीरवाला को अब केसरी नगर नाम दिया गया है। चांदपुर खुर्द अब पृथ्वीराज नगर कहा जाएगा, तो अब्दुल्लापुर अब दक्ष नगर के नाम से जाना जाएगा। उत्तराखंड में नाम बदलने पर सियासत शुरू हो गई है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा, धामी के पास काम के नाम पर दिखाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए नाम बदले जा रहे हैं। न पक्ष में है न विपक्ष में है। हम केवल इतना कहना चाहते हैं, केवल नाम बदलना ही भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा हो गया है, क्योंकि इनके पास काम बताने को कुछ नहीं है। 8 साल 8.5 साल जो भी है, ये पूरी तरीके से घोर विफलता के वर्ष है और जनता इनसे सवाल कर रही है, तो उस सवाल से ध्यान भटकाने के लिए ये नाम बदलने का नाटक किया जा रहा है। ये जो है, लोग उनसे पूछ रहे हैं कि भाई 3-4 साल आपको हो गए और भाजपा को करीब 8-8.5 साल से ज्यादा हो गए सत्ता में, क्या आपकी उपलब्धियां हैं? ये 8 उपलब्धियां भी नहीं बता पा रहे हैं और लोग 80-90 खामियां गिनाने को तैयार बैठे हुए हैं। तो ऐसे में ध्यान भटकाने के लिए ये एक एजेंडा उन्होंने अपना लिया है। धामी सरकार ने तालों का शहर कहे जाने वाले नैनीताल में भी 2 रोड के नाम बदले हैं। नवाबी रोड का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल मार्ग कर दिया गया, तो वहीं पंचक्की से ITI रोड का नाम गुरु गोलवलकर मार्ग किया गया है। सरकार के द्वारा एक घोषणा की गई है और सरकार ने नाम बदले हैं और नाम बदलना बहुत बढ़िया अच्छा काम है, क्योंकि जनभावना का आपने सम्मान करना चाहिए।
जनभावना जैसी है उसके अनुरूप ही होना चाहिए। लेकिन ये बात भी सच है कि नाम अगर अटल रख रहे हैं आप, तो आपके काम भी अटल होने चाहिए। सरकार के कार्यों का स्वागत कर रहे हैं और सरकार ने अच्छा काम किया है तो नाम बदला। लेकिन सर शिक्षा स्वास्थ्य इसमें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। इसमें हमारा सुषमा तिवारी रेफर सेंटर बना हुआ है। स्वास्थ्य में विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है सर। पहाड़ से लोग गिरे हुए एक्सीडेंट हो रहे हैं और वो प्राइवेट अस्पतालों को जो है ट्रांसफ़र हो रहे हैं। रेफर सेंटर बनाया है, इसमें भी सरकार को ध्यान देने की अति आवश्यकता है सर। प्रशंसनीय कदम है। पूर्व में ये सब जो रोडें और ये जो शहर हैं, इनके नाम हमारे सनातनियों के नाम के हिसाब से रखे गए थे और बीच में आतताइयों के नाम रख दिए गए। नवाबी रोड, ये रोड, नूरजहां रोड, शाहजहां रोड, इनका कोई औचित्य नहीं है। हिंदुस्तान सनातनियों का देश है और सनातनियों के नाम से रखा जाए। महापुरुषों के नाम से, अटल जी के नाम से रखा गया। आंदोलन में पहले भी बहुत नाम बदले गए। नवाबी रोड को तो कई बार नाम बदल दिया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि लोग अभी भी पुराने नाम को ही बोलते हैं। नवाबी रोडी कहते हैं, मुखानी को मुखानी चौराया कहते हैं। धामी सरकार ने उधम सिंह नगर जिले के सुल्तानपुरी पट्टी नगर पंचायत का नाम बदला है। नगर पंचायत सुल्तानपुरी पट्टी का नाम बदलकर कौशल्यापुरी किया गया। दरअसल कौशल्या प्रभु श्री राम की मां का नाम था, इसलिए अब सुल्तानपुर पट्टी का नाम बदलकर कौशल्यापुरी कर दिया गया। सहारनपुर के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने पूछा कि धामी सरकार केवल नाम ही बदलेगी या कुछ काम भी करेगी? काम भी करेंगे, नाम ही बदलेंगे। उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान हरिद्वार के सांसद खुलेआम कह रहे हैं कि खनन घोटाला हो रहा है, खनन के अंदर लूट मची हुई है। खनन में लूट मची हुई है, उन्हीं के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान सांसद कह रहे हैं। तो पहले अपने प्रदेश पे ध्यान दे लेंगे, वो लूट मच रही है। हाँ, कुछ काम कर लें। उत्तराखंड के नौजवान पलायन कर रहे हैं, उद्योग बंद होने के कगार पर आ गए। राजधानी में बस इतना ही। राजधानी दिल्ली में कहां लगी भीषण आग, तस्वीरें लेकर लौटूंगी इस 1 मिनट के छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए इंडिया टीवी।